हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों आज एसएससी जीडी का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 2 है, ठीक है ना। ये सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का ये लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। 2022 का ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 1 हम करवा लिए हैं, कल ही हो गया था ये। तो जो प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखें तो पहले प्रैक्टिस सेट 1 देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस सेट 2 से मिलता जुलता उसमें क्वेश्चन आ रहा है। सेम उसी पैटर्न पर जो है वो प्रैक्टिस सेट 2 में भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समय और काम से पहला क्वेश्चन आपका। तो देखो उस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना, ठीक है। एक बार में ना समझ में आया तो 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पहले समझो, ठीक है। इसके बाद में समझ जाने के बाद में जो है वो क्वेश्चन ईजी होता है बनाने के लिए। देखो क्या लिखा गया कि सोनल और अर्जुन जो है वो मिलकर एक कार्य को 57 दिन में करता है, ठीक है। सोनल और अर्जुन, सोनल को ए से डिनोट करेंगे और अर्जुन को ए से डिनोट करेंगे। सोनल और अर्जुन जो है वो किसी काम को कितने दिन में मिलकर करते हैं? 57 दिन में करते हैं। फिर अर्जुन और रोहन 38 दिन में। फिर अर्जुन और रोहन जो है वो मिलकर कितने दिन में करते हैं? 38 दिन में करते हैं। और रोहन और सोनल 38 दिन में पूरा करते हैं। रोहन और सोनल फिर मिलके 38 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो सोनल, अर्जुन और रोहन, यानी कि सोनल, अर्जुन और रोहन ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो टोटल काम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये हो गया सोनल और अर्जुन का काम, अर्जुन और रोहन का काम, और रोहन और सोनल का काम, ठीक है। ये तीनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा, मतलब कुल कितना काम हमको करना है ये पता चल जाएगा। तो 57, 38 और 38 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 228 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 228 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? टोटल काम हो जाएगा, ठीक है, टोटल वर्क हो जाएगा ये। तो इसका ये दोनों का एक दिन का क्षमता निकालेंगे तो एक दिन का क्षमता कितना हो जाएगा? 228 जब 57 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 4। इसका अर्जुन और रोहन का एक दिन का क्षमता, मतलब एक दिन में कितना कार्य करने की क्षमता है? तो इसका कार्य करने की क्षमता 6 है और इसका भी कार्य करने की क्षमता 6, ठीक है। कैसे आएगा? टोटल वर्क में जब हम इन लोगों से डिवाइड करेंगे 38 से तो 6 आएगा, और 228 में हम 57 से डिवाइड करेंगे तो 4। तो ये जो निकाल कर आ रहा है ये इसका एक दिन का क्षमता है, ठीक है, कि मतलब एक दिन में ये 4 काम करेगा। ये दोनों मिलकर, अर्जुन और रोहन मिलकर 6 काम करेगा, और रोहन और सोनल मिलकर जो है वो 6 काम करेगा, ठीक है। अब हमको पता चल गया क्षमता इसका कितना कितना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि रोहन, सोनल, अर्जुन और रोहन ये तीनों मिलकर, ठीक है ना, ये तीनों मिलकर कितना दिन में जो है वो काम करते हैं। जब ये दोनों को मिलाते हैं तो 4 दिन जो है एक दिन का काम, एक दिन में 4 काम करता है। एस प्लस ए, ठीक है, कितना? एस प्लस ए प्लस ए प्लस आर, ठीक है। एस प्लस ए को पहले ऐड किए, फिर ए प्लस आर को ऐड किए, फिर आर प्लस एस को ऐड करेंगे। तो ये तीनों का जो है वो एक एक दिन का काम कितना है? 4, 6 और 6 कितना हो जाएगा? 6, 6, 12, 4, 16 हो जाएगा ये एक दिन का काम। तो देख रहे हैं कि सोनल यहाँ पे 2 है, 2 एस है ना, तो यहाँ पे 2s लिख सकते हैं। ए कितना है? 2 है, तो प्लस 2a लिख सकते हैं। आर कितना है? यहाँ पे आर भी 2 है, तो 2r लिख सकते हैं बराबर 16। इसमें देख सकते हैं कि 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को हम बाहर लेंगे। 2 को जब बाहर लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा क्या? सोनल, अर्जुन और रोहन, ठीक है। 2 जब कॉमन बाहर लिए तो कितना बच जाएगा? सोनल, अर्जुन और रोहन, 2 बाहर लेने के बाद में तो यहाँ पे हो जाएगा 16। और सोनल, अर्जुन और प्लस रोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ये एक दिन का काम ये तीनों मिलकर 8 वो काम करेगा एक दिन में। एक दिन में कितना काम करेगा? ये 8 वो काम करेगा। कौन कौन? सोनल, अर्जुन और रोहन मिलके एक दिन में 8 वो काम करेगा, और ये तीनों के करना है कितना काम? 228 वो काम करना है। तो मेरा डेज, यानी कि डेज निकालने के लिए क्या हो जाएगा? टोटल वर्क बटा में इफ़िशियंसी। किसका इफ़िशियंसी? इफ़िशियंसी मतलब होता है क्षमता, ठीक है। तो ये तीनों का क्षमता कितना है एक दिन में काम करे के? ये तीनों का जो क्षमता है वो एक दिन में 8 वो काम करने का क्षमता है, और टोटल वर्क हमारा 228 है, तो ऊपर में 228 लिख देंगे। इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा? 8 दूनी 16, 8 8 64 और 8 5 40, 28.5 दिन में जो है वो इस काम को ख़त्म कर देंगे सोनल, अर्जुन और रोहन ये तीनों मिल के, ठीक है। तो 28.5 दिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है ये, ठीक है। समय दूरी से 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई जो होगा वो ज्ञात करना है आपको, ठीक है। देखो रेलगाड़ी का चाहे कैसा भी क्वेश्चन रहे, ये वाला ट्रिक से अगर आप लोग बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा। चाहे आपका समय पूछे, रेलगाड़ी की लंबाई पूछे, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे, पुल की लंबाई पूछे, समय पूछे, चाल पूछे,
सब जो है वो एक ही ट्रिक से आपका बन जाएगा। देखो यहाँ पे समय बराबर क्या लिखे हैं, ट्रेन की लंबाई, ठीक है, ट्रेन की लंबाई, और यहाँ पे क्या किसका लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई। यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म के अलावा क्या हो सकता है, यहाँ पे पुल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई और दूसरा ट्रेन भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऊपर में सब चीज़ का लंबाई हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, पुल की लंबाई, चाहे किसी भी चीज़ का लंबाई का है। और नीचे में हो जाएगा किसका, चाल, ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा, चाल ट्रेन का, ठीक है, चाल किसका, ट्रेन का। और किस में, इसको याद रखना हमेशा मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए चाल। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसको चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकंड में। अगर किलोमीटर घंटा में कर दोगे तो फिर हो जाएगा गलत। अब देखो जो जो चीज़ दिया है उसको यहाँ पे पुट करेंगे। 18 सेकंड यहाँ पे समय है तो समय की जगह पर 18 लिख दो। ट्रेन की लंबाई कितना है यहाँ पे 120 मीटर, तो 120 मीटर। हमको किसका निकालना है लंबाई, पुल की लंबाई निकालना है, तो पुल की लंबाई को हम x लिखते हैं। पुल की लंबाई का है चाहे प्लेटफॉर्म की लंबाई, उसको हम x लिखेंगे। और चाल जो है वो ट्रेन का मीटर प्रति सेकंड में, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना रहता है तो कितना से गुना करेंगे हम, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज होगा। और जब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता है तो 18/5 से चेंज करेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 60 को हम चेंज करते हैं मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से, 18 से 18 से कट जाएगा ना। अब देखो आगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 60 बचे 300, 300 बराबर 120 प्लस x, तो 300 माइनस ये वाला 120 इधर आएगा बराबर x। 300 में से 120 घटेगा, कितना बच जाएगा 180। x का मान आ गया 180। और x किसको माने थे हम, प्लेटफॉर्म की लंबाई का है चाहे पुल की लंबाई का है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था कि पुल की लंबाई याद कीजिए, तो पुल की लंबाई x का मान आ गया 180 मीटर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। समझ में आया, ये वाला ट्रिक याद रखना, समय बराबर ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, पुल की लंबाई, चाहे फिर सुरंग की लंबाई हो या फिर किसी भी चीज़ का लंबाई हो, और नीचे में चाल रहेगा ट्रेन का, ठीक है, और वो भी मीटर प्रति सेकंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखना, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक टेबल फैन को, थोड़ा क्वेश्चन को नीचे और कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि एक टेबल फैन को जो है वो 2827.06 में बेचने पर इसे 2230 में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ होता है। तो 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो थोड़ा सा है पेचीदा, ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। देखो इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना। ये 2827.06 है, तो इसका 2827.06, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रय मूल्य को मान लेते हैं, क्या क्रय मूल्य को मानते हैं x, ठीक है। क्रय मूल्य को क्या मानते हैं, क्रय मूल्य को मान लेते हैं हम x। 2827 माइनस 0.06 में से जब क्रय मूल्य को हम घटाएंगे तो ये किसका हो जाता है, ये लाभ का फॉर्मूला है, ठीक है ना। लाभ बराबर कितना, इसका जो है वो 2827.06 माइनस x बराबर में करेंगे कितना है, इसको बेचने पर कितना का हानि हो रहा है, 14% का हानि हो रहा है 2030 में बेचने पर। 2230 में बेचने पर इसको कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है, 14% का। और फिर बोल रहा है कि 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य जो होगा वो क्या होगा, तो 14% लाभ प्राप्त करने के लिए मतलब कि 114 बटा में कितना हो जाएगा, 114 बटा में इसका 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं कैलकुलेशन, 282706 पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 100x, ठीक है। पॉइंट उड़ा दिए तो यहाँ पे 100x हो जाएगा बराबर 114x, इसमें इससे गुना करेंगे तो 114x, इसमें फिर इससे गुना करेंगे और फिर 100 में इससे गुना करेंगे तो इसका हम टोटली यहाँ पे लिख देते हैं 2,54,220, ठीक है। माइनस 100x है और 114x है। जब इसको हम एक साइड में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 214x बराबर, ये माइनस में है और ये भी जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ने के बाद में हो जाएगा 5,36,926, ठीक है। x का मान आपका यहाँ से निकल कर आ जाएगा, x का मान निकल कर आ जाएगा तो 214 से ये 2 बार में कटेगा, ठीक है। 214 से ये 2 बार में कट जाएगा कितना, 428। इसके बाद में फिर 509, इतना बार में कट जाएगा, x का मान आ गया 2509, ठीक है। x हमारा क्या था, क्रय मूल्य था, x का मान आ गया 2509। अब ये हमेशा 14% लाभ प्राप्त करने के लिए बोल रहा है, तो हमेशा जो है वो क्रय मूल्य पर ही लाभ प्राप्त होता है। तो 2509 का 14% लाभ यानी कि 114% का मान निकाल दो तो आपका कितना हो जाएगा, ये
आपका जो भी आएगा वो आंसर विक्रयमूल्य निकल कर आ जाएगा। तो ये 2860.26 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही मतलब कैलकुलेटिव सवाल था। ठीक है, कैलकुलेशन था इसमें बहुत ही ज़्यादा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आंसर आ जाएगा। देखो अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिल जाए, ठीक है, तो इसको सीधे क्या करना है, सीधे स्किप कर देना है। नहीं तो अगर इसमें फंसोगे तो फिर इसके चक्कर में 2-4 क्वेश्चन जो तुमको आ रहा है वो भी जो है वो गंवा दोगे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही स्किप कर देना है। ऐसा ना हो कि ईगो पे ले लेना। ठीक है, ईगो मत लेना कभी एग्जामिनेशन हॉल में, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा करता है। ठीक है, कोई दुकानदार जो है वो 30% शर्ट पर 30% की छूट देता है। ठीक है ना, रिवान जो है वो छूट में 810 रुपये बचाना चाहता है। रिवान जाता है उस दुकान पर लेकिन सोचता है कि हम छूट में 810 रुपये का जो है वो हम बचत करें। तो ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 540 रुपया और ये छूट दे रहा है कितना, 30% छूट दे रहा है। तो कितना छूट दे रहा है, ये काट दो। तो 4 12 की, 2 हाथ में 1, 15 15 1 16 यानी कि 162 रुपया एक शर्ट पर। ठीक है, 162 रुपया छूट दे रहा है, 162 रुपया का छूट दे रहा है कितना पर, एक शर्ट पर। इसको कितना बचत करना है, 810 रुपया जो है वो बचत करना है। तो शायद 5 गुना इसको अगर करेंगे तब इसका 810, यानी कि ऐसा इसको 5 गो शर्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, कितना शर्ट लेना पड़ेगा इसको, जब 5 गो शर्ट लेगा तब इसका 810 रुपये का बचत होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिख रहा होगा 5 शर्ट। ठीक है, कितना शर्ट लेना पड़ेगा इसको, 5 शर्ट लेना पड़ेगा तब 810 रुपये का बचत होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखना क्या दिया गया कि एक दुकानदार जो है वो 12% के लाभ पर सामान बेचता है। ठीक है, देखो ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार वाला ये सवाल आ गया। ठीक है ना, बेईमान दुकानदार का ये सवाल है। देखो ध्यान से देखना, बेईमान दुकानदार का सवाल जो है वो कैसे सोल्व किया जाता है। एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है। ठीक है, मान लो कि 1000 रुपया जो है वो उसका क्रय मूल्य था, 12% के लाभ पर उसका सामान बेचता है। तो 1000 का 12%, 112% कितना हो जाएगा इसका, 1120। यानी कि वो लाया था कितना में, वो खुद खरीदा है 1000 में लेकिन उसको बेच रहा है 1120 में। ये 12% के लाभ पर सामान बेच रहा है। ठीक है, और वास्तविक वजन से 15% कम वजन को उपयोग में लाता है। ठीक है, वास्तविक वजन जो है वो 1000 ग्राम उसको देना था। ठीक है, देना था कितना उसको, 1000 ग्राम देना था, लेकिन वो 15% कम कर देता है। यानी कि इसका 15% कम करेंगे तो 150 ग्राम कम देगा। यानी कि कितना दे रहा है वो, 850 ग्राम। तो पहला फ़ायदा तो यो यहाँ पे मार लिया और दूसरा फ़ायदा जो है वो यहाँ पे मार रहा है। ठीक है, तो कुल टोटल उसका फ़ायदा कितना हुआ, कुल टोटल जो है वो फ़ायदा कितना कमाया। तो यहाँ पे कितना कमा रहा है ये, यहाँ पे कमा रहा है 120 रुपया और यहाँ पे कितना कमा रहा है ये 800, यानी कि 150 यहाँ पे कमा रहा है। तो 120 यहाँ और 150 यहाँ, यानी कि इसमें से इसको घटा दो तो 270 का जो है वो उसको टोटल फ़ायदा हो रहा है। ठीक है ना, टोटल फ़ायदा कैसे निकालना है आपको, तो जो प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट आपको निकालना है। पहले तो यहाँ पे कमा लिया ही 12% लाभ जो है वो पहले ही ले रहा है और दूसरा में वज़न भी जो है वो कम दे रहा है। तो ये दोनों जो है वो 2 प्रकार से इसका लाभ हो रहा है। तो ये दोनों लाभ को जोड़ना पड़ेगा। तो पहला लाभ कितना था इसमें पहला ही लाभ कमाता है 120 रुपया और इसमें भी लाभ इसका हो जाता है 150 ग्राम का, इसमें भी लाभ हो जाता है 150 ग्राम का है तो 150 इसमें रुपया भी मान के चलना है। तो 270 का इसका टोटल लाभ होता है। ठीक है, तो हमको पता है इसका कितना क्या निकालना है, लाभ परसेंट, उसका कुल लाभ प्रतिशत जो है वो दशमलव तक ज्ञात करना है। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 270 गुना 100 और बटे क्रय मूल्य। यानी कि हमेशा देखना जब हम कोई भी चीज़ मान लो इतना में ख़रीदे हैं, ठीक है ना, 1120 में ख़रीदे हैं और कम में बेच रहे हैं तो हानि होगा। मतलब कि हम इतना में ख़रीदे 850 में ख़रीदे 1120 में बेच रहे हैं तब ना हमको लाभ होगा। यानी कि कम में ख़रीद के ज़्यादा में बेच रहे हैं तो हमारा लाभ होता है। तो 850 हमारा ये क्रय मूल्य के रूप में यहाँ पे हो जाएगा 850। 1120 मत लिखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाभ की बात बोला जा रहा है। तो लाभ हमेशा कब होता है, जब कम दाम में ख़रीद के ज़्यादा दाम में बेच देना लाभ होता है। ठीक है, तो इसको 0 से 0 काट दो। ठीक है, 0 से 0 और यहाँ पे 20 बार में ये कट जाएगा। 5 से इसको काटो 2 बार में, 5 से 17 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 17 बार में ये कट जाएगा। तो 270 दूनी कितना होता है 540 और नीचे आ जाएगा ये 17। ठीक है, तो इसको पॉइंट में आ जाएगा 17 तिया 51, 3 17 दूनी 34, नहीं एक बार में कटेगा 17 तिया 51, 17 सते 19 से और 17 छके
17 पचे 85, 17 छक्के 2 ठीक है, यानी 31.76%, 31.76% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब भी डिसऑनेस्ट यानी बेईमान दुकानदार का सवाल आए तो ये दो तरह से लाभ कमाता है। पहला कि उस वस्तु उससे रुपया भी ज़्यादा लेता है, और दूसरा उसका वजन भी कम करता है। तो दोनों तरह से जो है वो उसको घाटा लग जाता है। ठीक है, और लाभ हो जाता है किसको, दुकानदार को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखना 10 मीटर और 5 मीटर की बीमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी खंभे की लंबाई कहाँ पे अटेगा। जैसे आपके रूम में अगर बोले कि सबसे लंबा तार रखना है, यानी कि सबसे लंबा छड़ रखना है। ठीक है, मान लो ये आपका रूम है, सबसे लंबा आपको इसमें क्या रखना है, छड़ रखना है। तो आप कैसे रखोगे, नीचे से रखोगे। सबसे लंबा कैसे हटेगा, सबसे लंबा इस कोना से लेके इस कोना तक रखेंगे तो सबसे लंबा हटेगा, या फिर इस कोना से लेके ये कोना तक रखेंगे तब सबसे लंबा जो है वो खंभा कहो या फिर लोहा कहो वो अटेगा। ठीक है, तो जब भी इसका हमको निकालना रहे विकर्ण की, ठीक है, विकर्ण की लंबाई, सच पूछो तो ये किसका हुआ, ये विकर्ण की लंबाई ही निकालना रहता है हमको। तो विकर्ण की लंबाई क्या होता है, L² + B² + H², ये होता है विकर्ण की लंबाई। तो इसी को बोलो खंभे की लंबाई या फिर किसी भी चीज़ का लंबाई, लोहा का लंबाई। L² कितना है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, फिर यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100, हाइट 5 का स्क्वायर 25, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 225। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 15 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो रूट से जैसे ही बाहर निकालेंगे ये 15 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा जो है वो खंभा रखने वाली जगह क्या होता है, कोना होता है, और कोना को निकालते हैं डायगोनल यानी विकर्ण से। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक जो है वो 8 और 40 है। गुणनफल तो हमको पता है, एक ट्रिक आपको LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, इसको हमेशा रट लेना। ठीक है, जैसे ही LCM और HCF का सवाल आएगा तो इस पे जो है वो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यही ट्रिक पे क्वेश्चन बनेगा। LCM कितना है इसका, LCM 8 है और HCF कितना है 40 है, और यही दोनों का गुणनफल क्या होता है, पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल। तो वही तो पूछा जा रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है तो 8 चौके 32 यानी कि 320 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए ब्याज जो है वो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाना था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में इतना रुपया का भुगतान करके अपना उधार चुकाया तो उसने कितनी राशि उधार ली थी। यानी कि आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, मूलधन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो इसमें हम कल भी बताए थे, इसमें जो होता है गेम होता है किसका होता है, रेट का गेम होता है। ठीक है ना, जो रेट समझ गया वो समझो कि वो बना लेगा कोई भी क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का। तो 10% को हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा यानी 1/10। ठीक है, ये 1/10 जो है ये 10 क्या है हमारा, P है। ठीक है ना, P यानी कि मूलधन, और इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा मिश्रधन। ठीक है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 10 और मूलधन हो जाएगा 10 और मिश्रधन हो जाएगा कितना 11। ठीक है, अब चलो इसी पे बनाते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं A का वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे P का वैल्यू। ठीक है ना, A और P, A का मान कितना है 11 और P का मान कितना है 10, और यहाँ पे समय कितना है 4 वर्ष। जैसे ही समय 4 वर्ष है तो इसका मतलब कि 4 इसका पावर कितना हो जाएगा 4, 11 का पावर 4 करोगे तो इसका कितना हो जाएगा, 11 का पावर 4 करोगे तो 14,641 इसका होगा। 10 का पावर 4 कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है ना, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका मिश्रधन। ये क्या है, मिश्रधन है, और ये है आपका क्या है, मूलधन है। ठीक है, ये आपका क्या है, मूलधन है। और आपको ये जो है दिया गया कि भुगतान करके अपना उधार चुकाया, ये क्या है आपका, रियल में ये मिश्रधन ही दिया गया है। तो ये 14,641 जो है वो हमारा इस 10% का हम कर रहे हैं तो 4 वर्ष में इतना आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो रियल में जो है वो मिश्रधन कितना चुकाया है 21,961.50। तो कहीं ना कहीं इसका 1.5 गुना होगा। ठीक है ना, इसका 1.5 गुना ज़्यादा होगा, तो 1.5 गुना अगर हम इस करेंगे तो 21,961.50 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो आपको ये जानना पड़ेगा
कि ये जो है मिश्रधन है वो कितना गुना है, इससे कितना गुना ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका 1.5 गुना भी हो सकता है, 2 गुना भी हो सकता है, आधा गुना भी हो सकता है, 3 गुना, 4 गुना। आपको गुना करने पर ये पता चलेगा कि जो है वो मिश्रधन दिया गया है। ठीक है, तो मिश्रधन हो गया 1.5 गुना। ठीक है, जब मिश्रधन में 1.5 गुना हो जाएगा तो ये मूलधन भी क्या होगा, मूलधन भी 1.5 गुना होगा। तो 10,000 और 1.5 गुना यानी कि आधा, और यानी कि 15,000 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 15,000। राशि उधार लिया था 15,000 रुपया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो ये जो टाइम होगा उसको क्या लिखेंगे, टाइम को हमेशा पावर में लिखेंगे। ठीक है, टाइम को हमेशा पावर में लिखेंगे। और ये हम मान के चले थे ये जो 14,641 है वो रियल हमारा नहीं है। रियल में मिश्रधन है 21,961.50 है, लेकिन ये कितना गुना हो जाएगा, ये 1.5 गुना का मान जो है वो यहाँ पे 21,961.5 है। तो इसको भी हम 1.5 गुना करेंगे तो 15,000 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन हम कल वाला शिफ्ट में करवाए थे, जब हम मैथ बता रहे थे तो उसमें भी ये वाला जो है वो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, अलग सिर्फ अंक का था। ठीक है ना, फ़र्क अंक का था, बाकी वही पैटर्न पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में है 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर, देखो ए है और बी है। ठीक है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड एक बिंदु से, दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट करता है, और ये 16 मीटर प्रति सेकंड ये भी यहीं से स्टार्ट करता है। ठीक है, और ये 400 मीटर लंबी है वृत्ताकार। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेगी। जब ये चलना स्टार्ट करेंगे तो ये फिर दोनों जो है वो एक दूसरे को कब मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पर, इसी बिंदु पर। ठीक है, बीच में कहीं नहीं, इसी बिंदु पर जो है वो कितने समय के बाद जो है वो मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा चाल और डिस्टेंस जो पढ़े हैं, ठीक है, समय दूरी चाल, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। ए का चक्कर पूरा करने में समय कितना लगेगा। ठीक है, इसका स्पीड कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। ए को एक चक्कर पूरा करने में समय कितना लगेगा, तो पूरा करने में, पूरा कितना का है 400 मीटर का, और ये 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, तो इसका पूरा करने में कितना लग जाएगा, इसको पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में 40 सेकंड लगेगा। उसी तरह से बी को भी एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो ये भी 400 मीटर जा रहा है, लेकिन इसका स्पीड कितना है 16 मीटर प्रति सेकंड। तो 16 दूनी 32 और 16 85 यानी कि 25 सेकंड समय इसको लगेगा। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ये दोनों जो है वो प्रारंभिक बिंदु पर फिर कब मिलेंगे, तो मिलने वाली जब भी क्वेश्चन रहे तो इसमें आपको निकालना पड़ता है एलसीएम। ठीक है, तो 40 और 25 का एलसीएम निकाल दो, 5 8 40, 5 5 25। ठीक है ना, तो अब नहीं कटेगा, तो 8 5 40 5 200, यानी कि 200 सेकंड। ठीक है, 200 सेकंड के बाद जो है वो एक दूसरे को मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर जहाँ से ये प्रारंभ किए थे। 200 सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है ए और बी का रेशियो यहाँ पे दिया गया है, बी और सी का रेशियो दिया है, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे ए बटे बी कितना है 5/6, यहाँ पे बी बटे सी कितना हो जाएगा 6/7। यहाँ पे देख रहे हो बी का वैल्यू भी 6 और यहाँ पे भी बी का वैल्यू भी 6 है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। ए का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान 5, बी का मान यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो यानी कि बी का मान 6 है हमारा, सी का मान यहाँ पे 7 है, तो सी का मान 7 हो जाएगा। अब आगे देखो ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को ऐड करो तो 6 5 11 रेशियो बी प्लस सी, यहाँ पे क्या है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी को ऐड करो तो 7 और 6 13 रेशियो सी प्लस ए को ऐड करो तो सी और ए को ऐड करेंगे तो 7 और 5 कितना 12, यानी कि 11 रेशियो 13 रेशियो 12 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा कि एक डीलर जो है अपने माल पर क्रयमूल्य 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, तो उनका हानि प्रतिशत क्या होगा। मान लो वो 100 का था, ठीक है, इस पर ये 15% अधिक अंकित करता है। ठीक है, 15% क्या करता है, ये अधिक अंकित करता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये कितना अंकित किया 15% अधिक अंकित, यानी कि 115 अंकित किया, फिर वह उस पर 20% का छूट देता है, इस पर ये 20% का छूट देता है। तो रियल में कितना छूट दिया 20 25 100 और 5 दूनी 10 5 3 15, ये छूट दिया कितना पर, कितना का छूट दिया 23 रुपया का छूट दिया, कितना पर 115 पर ये 23 रुपया का छूट दिया। तो ये टोटल छूट इसका कितना हो गया, टोटल जो है वो छूट कितना रुपया दे दिया, ये टोटल छूट दिया ये 92 रुपया, सॉरी टोटल छूट तो 23 रुपया दिया, लेकिन ये 92 रुपया जो है वो उसको छूट देने के बाद 92 रुपया में बेच रहा है,
ये ख़रीदा था कितना में, 100 रुपया में, और 92 रुपया में बेच रहा है, तो हानि इसका कितना हो रहा है, 8% का हानि हो रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता, ठीक है, क्षमता मीटर क्यूब में है, इसका मतलब क्या है, आयतन यहाँ पे लिखा गया है। बेलनाकार जो है एक बेलनाकार की क्षमता कितना है, 5632। ये बेलनाकार है, इसका जो क्षमता है वो 5632 है, और इसका व्यास 16 मीटर है। तो व्यास जब 16 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा इसका, ठीक है ना। तो इसकी गहराई ज्ञात करें। गहराई कहने का मतलब हाइट इसका पता करना है। हमको पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम कितना दिया गया, 5632, पाई का मान 22/7 गुना 8 गुना 8, और हमको हाइट यानी कि गहराई हमको ये वाला निकालना है, ठीक है। तो 5 6 3 2 ये गुना हो जाएगा 7 से, और बटा में आ जाएगा 22 गुना 8 गुना में 8 बराबर एच। हाइट निकल जाएगा। अब यहाँ से काटो इसको, 22 से 22 दूनी 44, फिर कितना बार में कट जाएगा, 22 छक 132, 22 बचे 110, 5 बार में कटेगा 110, फिर 22 छक 132 से 8 8 64, 64 चौके होता है 156, 7 चौके 28, यानी हाइट कितना आ गया इसका, हाइट आ गया इसका 28 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कल भी आया था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कल भी आया था। इसमें हम आपको फार्मूला बोले थे कि कल फार्मूला बेसिस पे जितना भी सारा क्वेश्चन आएगा ना आपका, ये ज्यामिति वाला, ठीक है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वो आपका फार्मूला बेसिस पे बनेगा, ठीक है। ज्यामिति नहीं, ये क्षेत्रमिति का है, ठीक है ना, क्षेत्रमिति का है। तो ये जितना भी आपका फार्मूला है, जैसे सिलेंडर का, कोण का, क्यूबाइड का, घन, घनाभ, जितना जो है वो सब याद कर लीजिए, ठीक है। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो अच्छा इंग्लिश में आ गया है, चलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में है। बोल रहा है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 15 टाइम्स दियर HCF, ठीक है। एलसीएम बराबर HCF पहले लिख देते हैं। अगर आपका HCF 1 है तो LCM कितना है, 15 है। इसका कहने का मतलब यही हुआ, ठीक है। द सम ऑफ द LCM एंड HCF इज कितना, 112, और LCM और HCF का जो सम है वो कितना है, सम मतलब जोड़ जो है वो कितना है, 112 है, ठीक है। तो इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 49, यदि पहला नंबर यानी कि पहला संख्या अगर 49 है तो आपको अदर नंबर यानी कि दूसरी संख्या आपको निकालना है, ठीक है ना। तो अभी जस्ट ऊपर वाला सवाल में बोले थे कि LCM गुना HCF बराबर कितना होता है, LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या होता है। ये बोले थे कि रट लो इसको, इस पर जो है वो डायरेक्ट सवाल बनेगा आपका। अब बताओ कि LCM इधर 15 है, HCF 1 है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, लेकिन रियल में ऐड करने पर कितना आ रहा है, 112 आ रहा है। मतलब कि 1 यूनिट का मान कितना, 16 7 72 से 1 यूनिट का मान कितना है, 7 है। तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ पे LCM कितना हो जाएगा, रियल वाला LCM 105, ठीक है। यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, 7। अब इस पर बैठा दो, LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। 1 यूनिट का मान 7 था, तो HCF इसका माना गया कितना, 1, और इसका जो है 15 टाइम्स यानी कि 15 इसका LCM था। तो 1 यूनिट का मान 7, तो 7 में 1 से गुना करेंगे 7, और इधर 15 में 7 से गुना करेंगे तो 105, यानी LCM आ गया 105 गुना HCF आ गया 7 बराबर पहली संख्या है 49, और आपको दूसरी संख्या अनदर नंबर निकालना है। तो इसको कैसे हो जाएगा, 105 गुना 7 बटा में 49 आ जाएगा नीचे, और फिर ये दूसरी संख्या ऊपर, 7 7 49, और ये 15 से कट जाएगा, 15 7 75, यानी कि 15 आपका दूसरी संख्या का मान 15 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 13 का ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार जो है वो 1 महीने में 80 kg से घटकर 64 kg हो गया, तो व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी बताना है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, इसको घटाओ, ठीक है। कमी कितना का हो रहा है, तो कमी हो रहा है 16 4 20, कमी हो रहा है 16 का, ठीक है। तो कमी गुने 100 बटे कितना में कमी हो रहा है, ये 80 में कमी हो रहा है। तो 16 पचे 80, और 5 से इसको काटो 20 बार में, यानी कि 20% की कमी हो गया, 20%। ऑप्शन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। संख्या जो है वो 350 में पहले 20% की वृद्धि की जाती है। 350 में 20% की वृद्धि कहो तो 120 वृद्धि हुआ, तो 100 में जोड़ेंगे, और यहाँ पे 25% की कमी यानी कि 75/100,
अब इसको काटना पड़ेगा, तो 25 या 75, 25 चौके 100, सॉरी 4 होगा केवल, 4 से इसको काटेंगे 30 बार में, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये वाला कट जाएगा, 35 या कितना 5 15 की 5, हाथ में 1 3 3 9 और 1 10, 105 और इधर भी 3 है, तो 105 में 3 से गुना कर देंगे तो 315 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 315 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उसी तरह से, अगर वृद्धि कहेगा तो 100 में उतना 20 को ऐड कर देंगे, कमी यहाँ पे बोला तो 100 में से 25 को घटा दिए तो 75/100 हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कि 10 वस्तुओं का औसत मूल्य जो है वो 89 है। 10 वस्तु का औसत मूल्य 89 है, तो औसत मूल्य है, लेकिन इसका रियल में कितना हो जाएगा ये 890। यदि एक वस्तु का मूल्य जो है वो 35 रुपया है, एक वस्तु का मूल्य कितना है 35 रुपया है, इसका मूल्य दिया गया है एक वस्तु का मूल्य, तो इसका कितना हो जाएगा 855। ठीक है, घटा देंगे इसका मूल्य, तो 9 वस्तु का औसत मूल्य जो है वो बताना है आपका। 9 वस्तु का औसत मूल्य, एक वस्तु का 35 निकल गया, तो 9 वस्तु का औसत मूल्य बता दो, तो 9 कितना हो जाएगा 9 9 81 और 9 5 45, आपका 95 बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बहुत ही देखो हल्का सवाल था, लेकिन आपको जो है वो बनाने का जो ढंग होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो है वो ट्रिकी, बिना ट्रिकी मेथड से तो बन नहीं पाएगा। 60 मिनट, एक तो समय कम है, 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन बनाना रहता है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो आपको 45 से 47 सेकंड के बीच में जो है वो एक क्वेश्चन का सोल्व करना रहता है। ठीक है ना, अगर आप इसमें ट्रिकी मेथड्स नहीं अपनाओगे और कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं होगा तो आपको, हम जानते हैं कि आप 20 में 20 जो है वो मैथ बना सकते हो, लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ ना, ट्रिकी मेथड अगर नहीं अपनाओगे तो आपका जो है वो 20 में 20 के जगह पर 10 बनेगा, 15 बनेगा। ठीक है, कितना भी प्रयास करोगे तो 15 बनेगा, 17 बनेगा, लेकिन आप 20 पूरा में पूरा बना सकते हो। हमको पूरा पता है कि आप पूरा पढ़ के गए हैं, अच्छी तरह से तैयारी है, लेकिन आपका टाइम मैनेजमेंट ख़राब होने की वजह से, ट्रिकी मेथड नहीं जानने की वजह से, थोड़ा सा ट्रिकी मेथड से भी आपको चलना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसके वजह से जो है वो आपका क्वेश्चन वहाँ पे छूटेगा, और क्वेश्चन छूटने का नतीजा यही होगा कि आपका जो है वो कहीं ना कहीं आप कभी मेरिट से निकल जाओगे, कभी 0.1 से निकलोगे, तो कभी 1 से निकलोगे, कभी 2 से निकलोगे, यही कारण हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे तैयारी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 में है 1.5 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया गया है 228 रुपया। ठीक है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है कितना 228 रुपया। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है तो राशि क्या होगी। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक कहने का मतलब, यहाँ पे ध्यान से देख लेना, नोट्स में नोट्स कर लेना अपने माइंड में। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है तो रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेट हो जाता है आधा। ठीक है, रेट हो जाता है आधा और टाइम हो जाता है दोगुना। ठीक है ना, कब, जब चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहे, अर्धवार्षिक रहे। ठीक है, जब चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहे, अर्धवार्षिक रहे, तो हमारा रेट जो है वो आधा हो जाता है और टाइम क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो रेट 8% है। ठीक है, तो इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4%। 4% कहने का मतलब 4/100, तो 4 से काटेंगे तो 25 ऊपर 1 रहेगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 26/25। ये 26 किसके लिए, मिश्रधन के लिए, और 25 मूलधन के लिए। ठीक है, अब यहीं से आपका खेल स्टार्ट होता है। और अभी जस्ट बोले टाइम है यहाँ पे 1.5 वर्ष, तो दुगुना हो जाएगा, तो टाइम यहाँ पे आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कितना हो जाएगा 3 साल। ठीक है, तो यहाँ पे P हो जाएगा और यहाँ A हो जाएगा, यानी 25 और 26। टाइम 3 वर्ष है तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, 26 का क्यूब होगा। 25 का क्यूब कहने का मतलब कितना, 25 का स्क्वायर होता है 625, और 625 में फिर से 25 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 15,625। 15,625 25 का क्यूब होता है। 26 का क्यूब कितना होगा, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676, और 26 का क्यूब होता है आपका 17,576। 17,576 आपका इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, द प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल इतना आया, मिश्रधन इतना आया, तो हमको पता है कि CI बराबर क्या होता है, पढ़ा होगा तुम लोग कि CI बराबर A - P होता है, यानी कि मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो CI निकल जाता है। तो 17,576 में से 15,625 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1951। ठीक है, 1951 आ जाएगा, CI यहाँ पे निकल कर आ गया। ठीक है, ये CI को हम कब गणना किए हैं, अर्धवार्षिक रूप में गणना किए हैं, यानी कि टाइम को दुगुना करके और रेट को आधा करके। और यहाँ पे दिया गया है कि साधारण ब्याज जो है वो गणना वार्षिक रूप से की जाती है। तो जब वार्षिक रूप से किया जाएगा
वार्षिक रूप से यहाँ पे गणना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, SI बराबर PRT बटा 100। प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल हम यही मान के चलेंगे 15,000 कितना 625 गुना रेट कितना हो जाएगा, रेट हम पूरा लेंगे और टाइम कितना हो जाएगा 1.5 वर्ष यानी कि 3/2 और बटा में 100 हो जाएगा। इसको काटो, 2 चौके 8, 4 से इसको 25 बार में काटेंगे और ये कट जाएगा आपका 625 बार में। 625 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 625 में 3 से गुना करने पर आपका आ जाएगा 1875। ठीक है, तो CI आ गया 1951 और SI आ गया कितना 1875। ठीक है, अब ये दोनों का अंतर देखेंगे, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अगर अंतर निकालेंगे तो 76, लेकिन रियल में अंतर कितना है 228 है। ठीक है, 228 है, मतलब कि 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है यहाँ पे, 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है 3। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है यहाँ पे आपका, 1 यूनिट का मान आ रहा है 3 और हमको क्या निकालना है, राशि निकालना है यानी कि मूलधन निकालना है। ठीक है, मूलधन निकालना है तो 15,625 है ना हमारा, तो 15,625 में 3 से गुना कर दो क्योंकि 1 यूनिट का मान 3 आ रहा है। अगर हमसे मिश्रधन पूछता तो हम इतना में 3 से गुना करते। ठीक है, इतना में 3 से गुना करते। ठीक है, अगर हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो हम 1951 में 3 से गुना करते क्योंकि 1 यूनिट का मान 3 आ रहा है। अगर हमसे SI रियल में SI पूछता तो हम 1875 में 3 से गुना करते, लेकिन हमसे पूछा है क्या, मूलधन यानी राशि पूछा है तो 15,625 में 3 से गुना करेंगे तो 5 × 15 = 5 यानी कि इकाई अंक 5 है। इधर इसमें इकाई अंक 5 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इकाई अंक 5 इसमें है यानी कि 46,875 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बार में ना समझ में आए तो ऐसा क्वेश्चन अभी देखो बहुत सारा सेट अभी बाकी है। ठीक है, अभी ये दूसरा सेट चल रहा है यानी कि इसके बाद अभी 74 सेट बाकी है। तो 74 बार अगर आप किसी भी मैथ को अगर 74 बार अगर आप पढ़ लोगे तो बताओ कि वो छूटने वाला है क्या, नहीं, कभी नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, तो अगर इस बार नहीं समझ में आया तो फिर अगला सेट में समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर हो सकता है इसको पीछे करके देखो, 1 बार में ना समझ में आए 2 बार में तो समझ में आ जाएगा, 2 बार में भी नहीं आते 3 बार में तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्किप करके पीछे में करके देख लेना है इसको। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी कल आया था। ठीक है, चतुर्थ समानुपाती इसमें पूछा गया है। ठीक है ना, तो चतुर्थ समानुपाती और तीसरे समानुपाती का मान। तो चतुर्थ समानुपाती निकालने के लिए क्या किया जाता है, चतुर्थ समानुपाती के लिए BC/A और यहाँ पे तीसरे समानुपाती के लिए क्या होता है B²/A। तो इसका BC क्या होगा 5 × 3, 5 × 3/A 7। इसका रेशियो पूछा गया कि बीच का अनुपात, तो अनुपात कितना हो जाएगा B² यानी B का स्क्वायर यानी कि 13 × 13/A कितना है 7। 7 से 7 कट जाएगा, 5 × 15 रेशियो 13 का स्क्वायर कितना है 169। 15 रेशियो 169 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान में रखना है जब आपका चौथा समानुपाती पूछे तो BC/A, जब तृतीय समानुपाती पूछे तो आपका क्या हो जाएगा B² और जब मध्य समानुपाती या फिर मध्य समानुपाती कहने का मतलब कि द्वितीय समानुपाती। ठीक है, मध्य समानुपाती का मतलब क्या हो जाता है द्वितीय समानुपाती। अगर आपसे पूछे तो √AB होता है द्वितीय समानुपाती के लिए, और जब प्रथम समानुपाती पूछे, ठीक है, प्रथम समानुपाती तो A² क्या हो जाता है A² में B हो जाता है।